हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं मेंटेनेंस केस का पूरा प्रोसेस क्या होता है और उसमें आप क्या क्या गलतियां करते हैं, उस बारे में आज ये पूरा वीडियो है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा। और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आर्टिकल्स भी लिखे मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो भी आप जो है कर सकते हैं, वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं शुरू करने वाला हूँ आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेंटेनेंस का फुल प्रोसीजर और साथ साथ क्या आप गलतियाँ करते हैं मेंटेनेंस केसेस में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, वाइफ मेंटेनेंस जो है कई प्रोविजंस में क्लेम कर सकती है। 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट, सेक्शन 24 एचएमए, कई सेक्शंस में मेंटेनेंस जो है वाइफ को जो है प्रोवाइड करता है लॉ, एज पर लॉ। तो अब आपको ये देखना है कि किस प्रोविजन में जो है पहले तो वाइफ ने मेंटेनेंस फाइल की है। अब मैं एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि कोर्ट जो है उसमें शेयर्ड हाउस होल्ड भी प्रोवाइड करता है या फिर ऑल्टरनेटिव रेंटल या कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। बट 125 में सिर्फ मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड करता है, इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस जो लॉ है। लगभग सारे प्रोविजन सेम ही है, सेम लाइन पे काम करते हैं और सेम ही जो है प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ रिलीफ जो है वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग प्रोविजंस में, पर ओवरऑल जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो सब लॉज में सेम रहता है। या चाहे वो हामा हो, हिंदू अडॉप्शन मैंने मेंटेनेंस एक्ट हो, या फिर 125 सीआरपीसी हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, या फिर एचएमए में सेक्शन 24 हो, सबका जो पर्पस है कि वाइफ साइड को जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंटेनेंस क्या लॉ देखता है, लॉ के नज़रिए में मेंटेनेंस क्या होती है। लॉ के नज़रिए में ये होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ जो है मैरिड होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तब हस्बैंड की जो है जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो वाइफ और बच्चों को मेंटेन करे, यानी सारा जो उनका खर्चा है वो उठाए। अब ये खर्चा कितना होगा, किस हिसाब से कोर्ट तय करता है, वो उस पर जान लेते हैं। ये खर्चा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे। यानी अगर कोई जो है व्यक्ति वो अच्छी खासी नौकरी नहीं करता, वो मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा है और नॉर्मल सा लाइफस्टाइल जी रहा है 10 से 15 हज़ार में, और उसकी वाइफ लाखों में मेंटेनेंस डिमांड करती है, कोर्ट ऐसे फिक्स नहीं करेगा। वो पहले देखेगा कि 10 से 15 हज़ार रुपये ये जो व्यक्ति है वो कमा रहा है, और उस हिसाब से जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा उसका हिसाब से कि आजकल सिटी हर सिटी का अलग अलग होता है। दिल्ली का अलग होगा, मुंबई में रहने का जो है रहन सहन अलग होगा, सैलरी पे भी डिपेंड करता है मेंटेनेंस। और दूसरी चीज़ देखती है कोर्ट, रहन सहन क्या है दोनों पार्टीज़ का। अगर एक पार्टी गाड़ी चलाती है तो दूसरी पार्टी को भी वैसे ट्रांसपोर्टेशन का अधिकार है। तो गाड़ी तो नहीं प्रोवाइड करेगा कोर्ट, बट उसके लिए में कितना अमाउंट जो है फिक्स कोर्ट करेगा वो है। जनरली ये अमाउंट जो होता है, आपकी जो भी सैलरी है उसका 1/3 होगा। 1/3 यानी अगर 15 हज़ार है तो 5 हज़ार मिनिमम रहेगा। अगर बच्चे हैं थोड़ा सा और कोर्ट बढ़ा सकता है। 1/3 से 50% तक ये अमाउंट आपका वेरी कर सकता है। जनरली जो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जो मेंटेनेंस के होते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट के सामने क्वेश्चन होता है इंटरिम मेंटेनेंस का। अंतरिम मेंटेनेंस कोर्ट देखता है कि क्योंकि मेंटेनेंस के केसेस लंबे चलते हैं, ऑल्दो जो प्रोसीजर है वो समरी प्रोसीजर हम कहते हैं कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन इतना नहीं होता, बट फिर भी कई सालों लग जाते हैं मेंटेनेंस फिक्स, फाइनल मेंटेनेंस फिक्स होने में। तो कोर्ट पहले जो है अंतरिम मेंटेनेंस करता है। डाइवोर्स केसेस में सेक्शन 24 में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन वाइफ साइड फाइल कर सकती है। तो सबसे पहले आपका फिक्स होगा अंतरिम मेंटेनेंस। अगर अंतरिम मेंटेनेंस को रोकना और उसे कम करना सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि गलतियाँ क्या क्या करते हैं जब भी अंतरिम मेंटेनेंस फिक्स होती है, आपके जो है खिलाफ अंतरिम मेंटेनेंस का केस आता है, तब क्या क्या गलतियाँ आप करते हैं, पहले उस पर गौर फरमा लेते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि वाइफ का वेयर अबाउट्स, कि कहाँ वो काम कर रही है, किधर काम कर रही है, वो आप पता नहीं लगाते, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। आपको फेंट सा भी आइडिया नहीं है कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग है
क्योंकि क्या होता है जनरली मेंटेनेंस केसेस में टाइम लगता है। वाइफ जो है इस बीच कुछ ना कुछ जॉब पकड़ लेती है। 80% केसेस में मेरे ऐसे ही होता है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले ये कहता हूँ कि एक अच्छा डिटेक्टिव एजेंसी या खुद से पता करिए कि वाइफ जो है किधर वर्किंग है। एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा कि वाइफ कहाँ वर्किंग है या किस अकाउंट में उसकी सैलरी आ रही है, तो आप जो है बहुत कॉन्फिडेंटली कोर्ट के सामने आपका केस बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट होगा। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने एक ऐसा ही केस आर्ग्यू किया था, अंतरिम मेंटेनेंस का केस था। मैंने सेक्शन 91 की एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। मेरा क्लाइंट कह रहा था कि शायद वो यहाँ पे काम नहीं करती, बट मुझे फेंट सा आइडिया है कि ये यहाँ पे काम करती है। मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, ना ही मेरे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि कितना कमा रही है। मैंने सिंपली सेक्शन 91 का प्रयोग किया और उस जगह का नाम लिख दिया जहाँ वो काम करती है, कोर्ट के सामने रख दिया। कोर्ट ने डायरेक्टली वाइफ से पूछा कि आप बताइए आप वर्किंग हैं। उसने एडमिट कर लिया, चाहे मैंने शायद गलत एम्प्लॉयर की डिटेल्स दे दी होंगी, बट वाइफ ने साइड ने जो है एडमिट कर लिया कि वो वर्किंग है। और नेक्स्ट डेट पे ये कहा कोर्ट ने कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ अपने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। जब कोर्ट ने ये ऑर्डर किया तो वाइफ साइड को अब 3 साल के जो अपने स्टेटमेंट्स हैं और कब से कब तक काम कर रही है वो सब लाने को कोर्ट ने कंपेल कर दिया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मेरे को फ़ायदा होगा कि जब उसने अपना इनकम एफिडेविट फाइल किया तो उसमें जो है अभी मैं इनकम एफिडेविट पे आऊँगा, उसमें जो है ये दिखाया कि वो वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, इनकम एफिडेविट पे। अब इनकम एफिडेविट पे आप जो भी अपना डिस्क्लोज करते लास्ट 3 साल का डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है। अब इधर क्या आप गलती करते हैं, अपनी सैलरी छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सैलरी अपनी छुपाते हैं या इनकम अपनी छुपाते हैं, स्पेशली जो बिजनेस क्लास है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब आप अपनी ट्रेड इनकम छुपाते हैं, बिजनेस इनकम छुपाते हैं, पर आपकी स्टेटमेंट्स कुछ और बोल रही है, क्योंकि अब 3 साल की स्टेटमेंट्स कोर्ट ने बुला लिया तो किसी का छुपाने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता कि कोई जो है झूठ बोलेगा आप कोर्ट से या छुपाएगा चीज़ें, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा इजीली। वो कैसे पकड़ा जाएगा, मैं अभी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब सपोज कीजिए आपने कहा जी मैं तो बिजनेस करता हूँ बट मेरे ना लॉसेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपने कहा कि मेरी कोई इनकम नहीं है क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उसमें लॉसेज है, तो मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा, मेरी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, मेरे ऑफिस के खर्चे हैं जो मैं कहीं से लोन लेके उठा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये प्ली दे दी कोर्ट को, कोर्ट ये चीज़ नहीं मानेगी। कोर्ट ये देखेगा आपकी स्टेटमेंट में कितना आप खर्चा कर रहे हो अपने बिजनेस पे। अगर आप महीने का 10 लाख रुपए जो है, ऐसे मेरे एक केस में हुआ था एक, अगर 10 लाख रुपए में आप जो है इसमें खर्चा कर रहे हो, स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हो एम्प्लॉयज़ को, चाहे आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, तब आप वाइफ को भी मेंटेन कर सकते हो। कोर्ट का तो ये मानना है, कोर्ट ये नहीं देखेगा कि आपका बिजनेस लॉस में हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो। दूसरा जो ग्राउंड आप गलती करते हो कि आप ये शो कर देते हो कि जी मेरी तो नौकरी ही छूट गई है। अगर आप ये शो करते हो आपकी नौकरी छूट गई है, तब भी जो है आपको मेंटेनेंस आपकी पिछली सैलरी के हिसाब से देनी होगी। तो ये 2-3 गलतियां हैं जो मेजर गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट अंतरिम मेंटेनेंस का बन जाता है। और एक अंतरिम मेंटेनेंस जो स्टेज होती है वो काफ़ी क्रूशल होती है, और उस स्टेज में जितना कम से कम मेंटेनेंस बनते हैं, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जब आपका इंटरिम मेंटेनेंस में इनकम एफिडेविट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकम एफिडेविट आपको कैसे भरना है, कोर्ट क्या देखती है और किस हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स करती है, इंटरिम मेंटेनेंस। फिर होगी इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट। वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें आर्ग्यू करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप मेंटेनेंस के लिए करोगे। अगर आपके वाइफ का एडल्टरस रिलेशनशिप है उसको भी फिगर आउट करो, इस पर भी काफ़ी जजमेंट्स है। अगर आपने फोटोग्राफ्स या सर्कमस्टांसेस दिखा दिए कि उसका एडल्ट्री में वो रह रही है, तो तब भी मेंटेनेंस डिनाइड हो जाएगी। वाइफ अगर क्वालिफाइड है वो भी आपको आर्ग्यू करना चाहिए, क्वालिफाइड है, वर्किंग, जानबूझ के नहीं है। कई केसेस में होता है कि जानबूझ के काम नहीं कर रही होती ताकि मेंटेनेंस आप पे ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो वो भी आपको आर्ग्यू करना है। और वर्किंग वाइफ जो मैंने आपको सेक्शन 91 में बताया, ये 3 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अंतरिम मेंटेनेंस के लिए आर्ग्यू करते हैं। और साथ साथ आप जो है रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट कीजिए। ये गलती मत कीजिए कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं सबमिट करेंगे, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर सबमिट करिए। साथ साथ अपनी जो साइटेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो ज़रूर वहाँ पे आर्ग्यू कीजिए। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया, आधा अभी प्रोसेस खत्म हो गया, अब आधा प्रोसेस बाकी है।
नेक्स्ट प्रोसेस ये हो गया। अब केस आपका जब एंटरिम मेंटेनेंस फिक्स हो जाती है तब क्या करें, तब आप ये भी कर सकते हैं कि रिवीजन में जाके उस ऑर्डर को मॉडिफाई करवा सकते हैं, और नीचे भी आप मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आपका कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होता है तभी। पर जनरली क्या होता है कि कोर्ट जो है मॉडिफिकेशन बहुत कम केसेस में करता है, बहुत रेयर केसेस में करता है, पर रिवीजन आप फाइल कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं अंतरिम मेंटेनेंस पे। आप कह सकते हैं कि 50% एरियर्स पे आपको स्टे मिल जाएगा। मेरे को एक ऑर्डर में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऐसे हुआ था, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पर जो भी है, मतलब आपको जो है अपना रिवीजन जो है फाइल करनी है जब भी आपकी इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स हो जाती है, कोई भी अमाउंट अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। अब आएगी आपकी अपॉर्चुनिटी, अब आएगा वो अवसर जब केस जो है एविडेंस पे लग जाता है। जब केस एविडेंस पे लग जाता है तब आपको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में ध्यान देना है। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे सर्कमस्टांसेस वाइफ को पुटअप करने हैं कि वाइफ ये एडमिट करे कि भाई वो बिना किसी रीज़न के गई है, वो किसी रीज़न के बिना जो है गई है। ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको पुट इन करने चाहिए, और या फिर उसके पास सफिशेंट फंड्स हैं मेंटेन करने के लिए। अभी मेरे एक केस में ऐसा हुआ था कि वाइफ ने फ्लैट खरीद लिया, हस्बैंड काफ़ी प्रोएक्टिव था, उसने सारी सेल डीड वगैरह निकलवा ली, और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसे पूछा गया कि आपने अभी कोई फ्लैट खरीदा था क्या। उसका आंसर आया हाँ, उसने सब कुछ एडमिट कर लिया, ऑन रिकॉर्ड आ गई चीज़ें। तो हमेशा आपको प्रोएक्टिव और विजिलेंट तो रहना ही है अगर आपको मेंटेनेंस केसेस जीतने हैं। और साथ साथ आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जो आप गलती करते हैं मेंटेनेंस केसेस में, कि आप जो है एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर वाइफ ने डाउरी की डेट नहीं लिखी, आप पूछ रहे हो भाई किस दिन डाउरी मांगी आपने, तो ये एक्सप्लेनेटरी, यहाँ पे उसका केस और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वैसे क्रॉस एग्जामिन बिल्कुल मत कीजिए। क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है, टाइम के साथ आती है, और आपको जो है अपना केस पुट फॉरवर्ड करना है। अगर आपने खर्चा किया, आपने हमेशा उसे मेंटेन किया, ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने की हैं। आपको वाइफ से कन्फ्रंट कराना है, क्या मेडिकल का खर्चा आप उठाते थे, क्या शॉपिंग कराते थे, या फिर कहीं घुमाने फिराने भी ले गए होंगे, या फिर कोई फेस्टिवल आपने सेलिब्रेट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिना किसी रीज़न के वाइफ आपको छोड़ के चली गई। ये चीज़ अगर ऑन रिकॉर्ड आ जाती है तो फाइनल आर्ग्यूमेंट में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जो मैं अगले उसमें आ रहा हूँ। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट में आपको जितना भी आपने क्रॉस में क्वेश्चंस पूछे हैं, अपने साइड का केस आपने सामने रख दिया है, अच्छी तरह क्रॉस एग्जामिन कर दिया है, अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ये होता है कि वाइफ साइड बिना किसी रीज़न के आपको छोड़ के चली गई। ये आपको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया बेस बनाना है आपको, और आर्ग्यू जो है अब फाइनल आर्ग्यूमेंट में आप ऐसी चीज़ें जो है आर्ग्यू कर सकते हैं। और आपका जो केस है अब क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर होगा कि आपने जो सवाल पूछे थे उसका क्या जवाब आता है, उस बेसिस पे आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। अगेन जजमेंट इधर लेके जाएंगे और रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आप फाइल करेंगे फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे। और फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज के बाद जो है कोर्ट फाइनल मेंटेनेंस जो है 125 DB में फिक्स कर देगा। बाकी 24 HMA में इतनी लेंदी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, वो तो सिर्फ जो इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट होती है वैसे ही 24 HMA में होती है, और हामा में भी, HAMA में भी जो है पहले तो इंटरिम होगी और फिर फाइनल मेंटेनेंस होगी। तो कोर्ट जो है फिर पूरे सर्कमस्टांसेस देख के जो है मेंटेनेंस फिक्स कर देगा। अगर आपको लगता है वो मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा कोर्ट ने फिक्स की है, तब आप उसकी अपील जो है हायर कोर्ट्स में कर सकते हैं, अगेन रिवीजन फाइल कर सकते हैं। और अगर आप स्टे लेंगे वहाँ से तो आप जो है एग्जीक्यूशन से बच जाएंगे, क्योंकि जब मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली एरियर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। एरियर्स कब से होंगे, जब से उसने एप्लीकेशन, वाइफ ने एप्लीकेशन फाइल की है तब से एरियर्स बंधेंगे। और अगर दो ऑर्डर्स इकट्ठे ही है, चाहे सपोज DV और 125 इकट्ठे हो गया है, तो दोनों जो है एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएगा। जो हायर अमाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा, जिस केस में हायर अमाउंट हुआ है। लोअर अमाउंट वाला उसमें ही सेट ऑफ हो जाएगा, यानी एक फोरम से ही वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, या तो DV में करेगी या 120। रजनीश वर्सेस नेहा, रजनीश वर्सेस नेहा की जो जजमेंट है वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और मैंने कुछ जो है आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक कीजिए, और आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि मेंटेनेंस जो है कैसे पूरी तरह फिक्स होती है। साथ ही साथ मैं आपको एक और मदद कर रहा हूँ,
आपको पूरी की पूरी जजमेंट्स दे रहा हूँ। और अगर आपको अपने मैट्रिमोनियल केसेस में जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है तो मेरे न्यूज़लेटर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, उधर ही सारा खजाना है। ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ। और आप मेरी जो इतने सालों की रिसर्च है वो सब ऑनलाइन है। आपको जो है हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तरफ से मेल आएगी और आप वो जजमेंट्स वगैरह जो अपडेटेड जजमेंट्स हैं वो भी मैं आपको भेजता रहूँगा। ज़रूर कनेक्ट हुई मेरे साथ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका जो है मोटिवेशन मुझे और प्रेरित करेगा अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस और रिसर्च जो है मेरी अच्छी लग रही है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता कि आपको ये वीडियोस पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।